जय हिंद, वेलकम टू दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। आज हम 15 क्वेश्चन इन 15 मिनट में लेके आए हैं हीट एंड टेम्परेचर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और बार बार पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है फ्लोटेशन से रिगार्डिंग, ध्यान रखेंगे आपको थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट पता होंगे पहले से, अगर नहीं है तो आज सीख जाएंगे। लेकिन फॉर अ स्टील बोट फ्लोटिंग ऑन अ लेक, यदि कोई स्टील बोट है, कोई नाव है जो स्टील की बनी हुई है और वो किसी लेक में फ्लोट करी है, द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द बोट, बोला गया उस बोट ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया होगा। तो ध्यान रखेंगे फ्लोटेशन का प्रिंसिपल ही यही है कि यदि आप फ्लोट करना चाहते हैं तो आपको अपने वेट के बराबर का पानी हटाना पड़ेगा। फिर से सुनिए, यदि आप किसी रिवर या किसी लेक में फ्लोट करना चाहते हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं, तो लगभग आपको अपने वेट के बराबर पानी डिस्प्लेस करना ही पड़ेगा। तो यदि ये बोट फ्लोट कर रही है तो अपने वेट के बराबर का पानी को तो जरूर डिस्प्लेस कर रही होगी, इसलिए हम ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इक्वल टू दी वेट ऑफ दी बोट। इतना पानी तो ये डिस्प्लेस कर रही होगी। क्लियर? ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल, अगर आपको फ्लोट करना तो अपने वेट के बराबर का पानी आप डिस्प्लेस कर सकते हैं। ऐसे ये दूसरा क्वेश्चन है, लिखा क्या है, When an solid object emerge in water, there is a loss in its weight। बोला गया कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो किसी वाटर में इमर्ज होता है तो उसने अपना कितना वेट लूज किया होगा। तो देखिए ध्यान से, जैसे हमने यहाँ फिगर के माध्यम से बता रखा कि ये देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ फ्लोट, नीचे की तरफ आ रहा है सर, तो वो अपना वेट लगाएगा नीचे की तरफ, जो क्या होगा mg, और जैसे ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाता है तो थोड़ा सा उसका वेट कम महसूस होता है, उसे उसका बोला जाता है एपरेंट वेट। क्या बोला जाएगा? एपरेंट वेट। तो ध्यान रखेंगे उसका कितना वेट लूज हुआ है, उसके जितना उसने अपने वॉल्यूम से पानी को डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर। फिर से सुने, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना वेट लूज करेगा, जितना उसने वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया है, तो उतना ही उसका वेट क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इक्वल टू दी वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। अगर आपसे पूछता है कि बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला बताइए, तो बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला होता है रो वी जी। ध्यान रखेंगे बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? रो बी जी। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसमें ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक हो रहा है। वी है वॉल्यूम डिस्प्लेस, ध्यान रखेंगे जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का पानी के अंदर होगा या लिक्विड के अंदर होगा, टोटल वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, ये वो वॉल्यूम है जो इनसाइड द लिक्विड है। और जी आप जानते हैं ये है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखेंगे उसने सर कितना वेट लूज किया, इक्वल टू दी वेट ऑफ दी वाटर डिस्प्लेस। जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उसको आप वेट करेंगे तो उतना वेट उसका लॉस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डेंसिटी ऑफ थ्री लिक्विड D, 2D and 3D, what will be the density of the resulting mixture of equal volume। आपसे बोला गया थ्री लिक्विड हैं जिनकी अलग अलग डेंसिटी है, सबको अगर एक ही कंटेनर में मिक्स कर दिया जाएगा तो जो मिक्स की डेंसिटी वो कितनी होगी। तो सर बेसिक फंडा है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है सर? मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? बहुत आसान है। तो सबका मास तो दे नहीं रखा, लेकिन सबकी आपको डेंसिटी दे रखी है। ध्यान रखेंगे वॉल्यूम इक्वल है। तो अगर हमने मान लिया, सपोज करो, जरा देखिए ध्यान से, सपोज करो पहले का अगर वॉल्यूम v है तो सर डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? यहां से क्या होगा? डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम लिखें वॉल्यूम बराबर, तो क्या लिखेंगे? मास अपॉन डेंसिटी रो वन। लेकिन सर हमें मास नहीं दे रखा तो हमें वॉल्यूम दे रखा, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं उसका जो m1 होगा वो होगा रो वन वी। क्लियर है? ऐसे m2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रो टू वी। वैसे m3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रो थ्री वी। अब टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन में टोटल वॉल्यूम v प्लस v यानी कि 3v। क्लियर है? तो अगर आप सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा, ध्यान रखेंगे जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री डिवाइडेड बाई 3, यानी कि सर सबका क्या ले लेंगे? मीन ले लेंगे। तो यहां पे भी मीन लेंगे, क्या होगा? d प्लस 2d प्लस 3d डिवाइडेड बाई 3। तो कितना आ जाएगा? 3 to 5 और एक 6d अपॉन 3, तो आंसर आ जाएगा 2d। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सर अगर इक्वल वॉल्यूम आप मिलाते हैं तो आप नॉर्मल क्या निकालेंगे? एवरेज। लेकिन अगर आप इक्वल मास मिलाते हैं तो ध्यान रखें उस केस में अगर आप इक्वल मास मिलाते हैं दो कंटेनर का, तो उसके लिए होगा 2 रो वन
रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। ये कब लगाएंगे? जब आपका मास इक्वल होगा। ध्यान रखेंगे मास इक्वल होने पे एवरेज और रो मिक्स की डेंसिटी निकाली जाएगी, वो होगी 2 रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। और यदि वॉल्यूम है तो आप नॉर्मल एवरेज निकाल सकते हैं। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें। क्या पूछा जा सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप जानते हैं सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर किया जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने, एमीटर। अगर नहीं पता तो ध्यान रखेंगे, एमीटर मेजर करेगा करंट, बैरोमीटर ही मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और बैरोमीटर कुछ इस प्रकार से हो सकता है आपका। ठीक है। दूसरा सर एमीटर, आपने देखा होगा एमीटर मेजर करता है करंट को, तो यहां देखेंगे मिलियम पे लिखा है, इसका ये ऑर्डर है। ये आपका इस तरीके से आपका क्या होता है? एमीटर होता है। तीसरा लिखा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट वोल्टेज मेजरमेंट के लिए काम आता है, जिसका बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है। लेकिन ये जो पिक है आपको, ये पोटेंशियोमीटर की नहीं है, ये है वोल्ट मीटर। ध्यान रखेंगे, ये क्या है सर? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से भी आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर से भी आप मेजर कर सकते हैं। डिफरेंस ये सर एक्यूरेट मेजरमेंट है। तीसरा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर सर एक डिवाइस है जो बताते हैं आपका मिल्क कितना प्योर है, ये प्योरिटी ऑफ मिल्क को बताता है, और ये जनरली वर्क करता है, ध्यान रखिए, ये जनरली वर्क करता है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे, एपी पे काम करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यदि आपका मिल्क क्या है? प्योर है। यदि आपका मिल्क क्या है? प्योर, तो लैक्टोमीटर उसमें फ्लोट करने लग जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको लैक्टोमीटर दिखता है। ये आपको पिक दिखा दी हमने। ठीक है, उम्मीद है आपको याद रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। ये लिखा अबाउट द फ्लूइड एट रेस्ट इन अ कप। अगर सर किसी कप में फ्लूइड रेस्ट पे है, सपोज करो एक कप है, इस तरीके से आपका कप है, यहाँ पे फ्लूइड क्या है? रेस्ट पे। अगर कोई फ्लूइड रेस्ट पे सर ध्यान रखेंगे तो इसके आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, लिखा है प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट इन द फ्लूइड। हर एक पॉइंट पे क्या प्रेशर सेम होगा? दूसरा पॉइंट, प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल। क्या वॉल पे प्रेशर लगेगा या लग रहा है? प्रेशर एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द फ्लूइड। हर जगह आपका प्रेशर क्या है? लग रहा है। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जरा सुनिए ध्यान से, आपको बताना इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सर पास्कल लॉ के हिसाब से यदि कोई लिक्विड रेस्ट पे है तो हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरी बात आप देखेंगे, ये जो कप की जो वॉल है, इन पे क्या लगा रहा है? लिक्विड, प्रेशर भी लगा रहा है। तीसरी बात देखेंगे आप ध्यान से, प्रेशर एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द फ्लूइड। हर जगह क्या होगा? प्रेशर होगा। अब आप बोलोगे सर ऊपर यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, है ना, ऊपर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो ध्यान रखेंगे जब आप हाइट पे जाएंगे तो यहां पे प्रेशर इक्वल नहीं हो सकता, इस पॉइंट पे प्रेशर इक्वल नहीं हो सकता। इनसाइड द लिक्विड तो प्रेशर इक्वल हो सकता है, लेकिन जब आप सरफेस पे जाएंगे तो ऊपर से एक और क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो ध्यान रखेंगे पहला स्टेटमेंट सही नहीं होगा, दूसरा तीसरा आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नौली प्रिंसिपल। देखिए ध्यान से, बर्नौली प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है सर? ध्यान रखेंगे, इसमें आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या पूछा जाएगा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड है? और दूसरा आपसे पूछा गया इसी क्वेश्चन में बर्नौली थ्योरम किस पे बेस्ड है? तो ध्यान रखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मास। जरा सुने ध्यान से, किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेटा बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मास, और जो बर्नौली थ्योरम है ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी भी पाइप फ्लो में या कोई भी ऐसा फ्लूइड जो क्या हो सर? जनरली आइडियल हो, इनकंप्रेसिबल हो। ध्यान रखें कैसा होना चाहिए? इनकंप्रेसिबल और इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए। तो किसी भी सेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी का हेड, पोटेंशियल एनर्जी का हेड और प्रेशर एनर्जी का हेड, इन तीनों का सम हर समय आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। फिर से बोल रहे हैं, बर्नौली ने क्या बोला? प्रेशर एनर्जी का हेड प्लस काइनेटिक एनर्जी का हेड प्लस पोटेंशियल एनर्जी का हेड हर जगह आपको मिलेगा कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो आपस में एक दूसरा चेंज हो सकता है, माना कहीं पे प्रेशर कम हो गया तो बदले में आपको पोटेंशियल बढ़ जाएगा, लेकिन इन तीनों का सम किसी भी सेक्शन पे आपको मिलेगा कांस्टेंट। इसी को बोला गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा यहां से एक चीज निकल के आई सामने कि यदि सर हेड सेम हुए तो ध्यान रखेंगे प्रेशर और जो वेलोसिटी में वो आपको इनवर्स रिलेशन मिलेगा। यानी कि यदि कहीं पे अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो डेफिनेटली वहां पे प्रेशर क्या होगा? कम। यदि कहीं पे प्रेशर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी वहां पे क्या होगी? कम होगी। ठीक है सर, क्लियर हो? तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। बर्नौली थ्योरम किस पे बेस्ड होगी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ वाटर। जरा सुने ध्यान से, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम किस पे है? ये देख रखा, मिनिमम किस पे? तो ध्यान रखेंगे
एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से जो वाटर की डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। ध्यान रखेंगे, रो वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ध्यान रखेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब, या इससे ऐसा भी लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से सुने, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है कि यदि किसी वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है तो बताइए 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर का मास कितना होगा, तो 1 ग्राम होगा। 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर का मास कितना होगा, तो 1000 kg होगा। ध्यान रखेंगे ये 4 डिग्री सेल्सियस की बात की जा रही है। 4 डिग्री सेल्सियस से चाहे टेम्परेचर नीचे हो चाहे ऊपर हो, डेंसिटी डिक्रीज करती है, डेंसिटी डिक्रीज करेगी। ध्यान रखेंगे आप लोग, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, अलोंग अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, जरा सुने ध्यान से, अलोंग अ स्ट्रीमलाइन फ्लो फ्लूइड, सुने ध्यान से, आपको ये दो फिगर दिखा रखा, एक है सर लेमिनार फ्लो, दूसरा क्या है टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ऐसा फ्लो है, सपोज करो एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, सपोज हमने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल जाएंगे, ध्यान से सुने, सपोज करो हमने ये पॉइंट लिया, ए पॉइंट, इस पॉइंट पे इस फ्लूइड के जितने भी पार्टिकल जाएंगे उनकी वेलोसिटी हर समय क्या मिलेगी, आपको कांस्टेंट मिलेगी। एट एनी पॉइंट ईच पार्टिकल ऑफ फ्लूइड, हर समय आपको क्या मिलेगी, उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगी। तो ऐसा फ्लो अगर कहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। जैसे टर्बुलेंट फ्लो हो, यहां पे आप देखेंगे कोई पार्टिकल नीचे जा रहा है, कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो यहां पे आपको वेलोसिटी सेम नहीं मिलने वाली, ठीक है सर। तो लेमिनार फ्लो में ऐसा पॉसिबल केस है, टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा पॉसिबल केस नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट इज कांस्टेंट, द स्पीड ऑफ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल क्रॉसिंग अ गिवन पोजीशन इज कांस्टेंट। किसी भी पोजीशन से यदि पार्टिकल निकलेगा तो उनकी वेलोसिटी आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन। तो सर सरफेस टेंशन क्या है सर, सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड की जो अपने एरिया को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है। ध्यान रखेंगे, सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चाहती है कि उसका सरफेस एरिया क्या रहे, मिनिमाइज होकर रहे। जैसे यहाँ पे वो फिगर दिखा रखा है, ये वाटर ड्रॉपलेट है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट का स्पेरिकल शेप है वो कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो है सरफेस टेंशन, वो है सरफेस टेंशन, ठीक है सर। लिखा है नियरली स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ रेन, लिखा नॉट अ रिजल्ट कैपिलरी राइज, रिमूवल ऑफ डर्ट बाय सोप और डिटर्जेंट, फ्लो ऑफ लिक्विड, ये सरफेस टेंशन की वजह से नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, फ्लो ऑफ लिक्विड सरफेस टेंशन की वजह से नहीं है, बाकी ये जो तीन फिनोमेना है ड्यू टू सरफेस टेंशन होते हैं। ध्यान रखेंगे, ड्रॉपलेट का स्पेरिकल शेप होना, कैपिलरी राइज, जैसे आपने सुना होगा H बराबर आपने देखा होगा 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो आर जी, ये ऐसा को आपने फॉर्मूला देखा होगा। यहाँ पे जो सिग्मा बेटा ये बताता है सरफेस टेंशन की वैल्यू, तो जितना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना ज्यादा आपका कैपिलरी राइज होगा। ध्यान रखेंगे आप, लेकिन लिक्विड में जो फ्लो होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से नहीं होता, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लिखा है द टेम्परेचर एट विच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच a solid melt to become a liquid at the atmospheric pressure is called the melting point, है ना। the melting point of a solid is an इंडिकेशन ऑफ, बोला गया कि जो मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है, कोई भी जो सॉलिड है उसको आप मेल्ट करते जा रहे हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है, तो इसका मतलब हुआ क्या अंदर, तो अंदर क्या हुआ, इन चार ऑप्शन से समझते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो देखिए जो मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी एटम में, जो छोटे छोटे एटम होते हैं, वो जिस फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होते हैं उस प्रॉपर्टी उसको बोली जाता है कोहेसिव प्रॉपर्टी। क्या बोली जाती है, कोहेसिव प्रॉपर्टी, और उसी की वजह से उनके बीच में क्या आता है, अट्रैक्शन आता है। तो जब वो मेल्ट हो जाता है इसका मतलब वो वाला फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, वो वाला फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब हुआ कि जस्ट जो स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कि जितना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका मतलब उसमें उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, उन एटम के बीच में उतना ज्यादा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब उस सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैटर अराउंड कैन एग्जिस्ट, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैटर अराउंड एस कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, है ना। जनरली आपको मिलता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, हालांकि दो और चीजें हैं, कौन सा, प्लाज्मा हुआ सर और
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हुआ, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जनरली इन 3 फॉर्म में मिलता है। आपसे बोला है ऑर्डर ऑफ देयर कंप्रेसिबिलिटी, ऑर्डर ऑफ देयर कंप्रेसिबिलिटी यानी कि किसको ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, किसको कम कंप्रेस कर सकते हैं। तो जनरली सर जिसका वॉल्यूम वेरी कर सकता है, जिसकी डेंसिटी वेरी करेगा, उसे इजीली कंप्रेस करना हो सकता है। जैसे गैस के केस में हम गैस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड हाईली कंप्रेसिबल होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो यहां पे सर आपको देखना कि कौन सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है। तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन हो सकता है, गैस हो सकती है, फिर कौन होगा लिक्विड, फिर कौन होगा सॉलिड। लेकिन आपको ध्यान देना साइन का, फिर से ध्यान देना साइन का। अगर आप ये पढ़ के चलते हैं कि गैस पहले लिखा लेकिन ये लेस देन का साइन है, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी गैस की कम नहीं होती, सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन पकड़ना पड़ेगा, बी वाला, सॉलिड की सबसे कम, देन लिक्विड एंड देन गैस। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यहां पे छोटी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आपको ये साइन भी ध्यान रखना है। क्लियर है सर? तो कंप्रेसिबिलिटी गैस की सबसे ज्यादा होती है और कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की सबसे कम होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखा है, सोप क्लीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन, देखो जो सोप क्लीन करता सरफेस को, कौन सा प्रिंसिपल यहां पे लगाएंगे, विस्कोसिटी है या फ्लोटेशन है या इलास्टिसिटी है। तो सर जो सोप जो वर्क करता है वो करता है सरफेस टेंशन पे। किस पे काम करता है, सरफेस टेंशन। सपोज करो आपके पास कोई कपड़ा है, सपोज है ना, कपड़ा क्या छोटे छोटे इससे बना होगा इस तरीके से। आप सुने ध्यान से, यदि सर आप इस पे डालते हैं कोल्ड वाटर, कौन सा वाटर, कोल्ड वाटर, तो ध्यान रखेंगे जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। तो जैसे ही वो कोल्ड वाटर यहां पे जाएगा ना, तो फैलना नहीं चाहता। सरफेस टेंशन का मतलब हुआ सर वो अपने एरिया को मिनिमाइज करके रखना चाहता है, तो वाटर यहां फैलेगा नहीं। अब जब वाटर हर जगह नहीं पहुंचेगा तो डस्ट कैसे बाहर आएगी, आपका कपड़ा क्लीन कैसे होगा। इसलिए हम सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी को डिक्रीज करने के लिए, है ना, वाटर की जो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी है उसको कम करने के लिए हम उसके साथ क्या मिलाते हैं, या कोई ऐसा सर्फ एक्सेल मिलाते हैं, उसको साबुन से धुलते हैं, जिसकी वजह से उनकी सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी कम हो जाती है। इसलिए ये काम करता है सरफेस टेंशन के प्रिंसिपल पे। क्लियर है? या आप उसका जनरली आपने देखा सर्दियों में जब आप कपड़े धुलते हैं तो आप पानी को गर्म करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा, हीट गिवन टू अ बॉडी, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। हीट गिवन टू अ बॉडी विच रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। देखो यहां दो प्रकार के कंफ्यूजन हो सकता है। देखो यदि सर सपोज करो ये लिक्विड है हमारे पास, है ना, ये लिक्विड है, इस लिक्विड का 100 मास समझो हमने लिया 15 kg, कितना लिया, इस पूरे, फिर से सुनिए, इस पूरे लिक्विड का टेम्परेचर यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोला जाता है उसकी थर्मल कैपेसिटी। उसको उसकी क्या बोला जाएगा, थर्मल कैपेसिटी टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर होल मास ऑफ बॉडी। पूरे बॉडी का मास यदि आपने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया है तो इस समय जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो कहलाती है थर्मल कैपेसिटी। लेकिन यदि आप यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं या 1 यूनिट से इंक्रीज करते हैं तो उसको बोले जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ध्यान रखेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर यूनिट मास ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी का यदि यूनिट मास है, सपोज करो वाटर है, वाटर का यदि आप 1 kg पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उसकी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अब हमें यहाँ देखना, हमें किसके बारे में बात की, यूनिट मास की बात की गई या होल की बात की गई। तो यहाँ पे लिखा विच रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, किसी बॉडी की बात कर रहा है ना, पूरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो सर आंसर क्या हो जाएगा, थर्मल कैपेसिटी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। सुने ध्यान से, 2014 का है, बोला गया फॉरेनहाइट है एक टेम्परेचर स्केल होता है और एक क्या होता है, सेल्सियस टेम्परेचर स्केल है। बोले इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन बोथ द स्केल आर फाउंड टू बी सेम। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है तो आपको वो बताना वो टेम्परेचर क्या है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। अब सर ये आसान है, देखो ध्यान से, देखो ये केल्विन है, ये क्या है, सेल्सियस। यदि आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना तो प्लस 273 करेंगे। यदि आपको सेल्सियस और फॉरेनहाइट में रिलेशन चाहिए तो आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। माना सर को बस करो सर वैल्यू क्या है, x, तो हमने लिखा सी की जगह क्या लिख दिया, x 5/9। अगेन ध्यान रखेंगे f का मतलब हुआ दोनों रीडिंग सेम है, तो जहां आपने सी की जगह x रखा, f की जगह पे क्या रखेंगे, x -32। क्लियर? अब यहां से आप x कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू क्या होगा, 5x माइनस 5 2 10, 5 2 15 और 1 16। इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू -160। तो यहां से आप देखेंगे -160 अपॉन में 4, तो आपका आंसर आ जाएगा -40। ध्यान रखेंगे आंसर होगा -40, नॉट +40। फिर से सुने, ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू जहां पे फॉरेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल सेम रीड करते हैं वो वैल्यू है
40 माइनस 40 नॉट प्लस 40। ये रिलेशन आप याद रखेंगे तीनों के लिए। यदि केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री को केल्विन में, तो आप ये वाला फॉलो कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रेसिपिटेशन कूल्स द बॉडी बिकॉज ऑफ, बोला गया कि जब आपको स्वेटिंग होती है, जब आप पसीना आता तो आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस होती, कूलनेस महसूस होती है, ऐसा किसकी वजह से होता है? तो देखो जनरली जब आपको पसीना आता है ना, तो पसीना जो हीट लेता है आपकी बॉडी से हीट लेता है, जो स्वेट होता है वो वेपोराइज फॉर्म में चला जाता है, तो उस केस में जो हीट लगती है वो आपके अंदर से लगती है, इसलिए आपकी बॉडी थोड़ा कूल फील करती है, क्योंकि अंदर की हीट कौन ले गया सर? वाटर, और वाटर किस फॉर्म में चला गया? वेपर फॉर्म में। अब यहां पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई लिक्विड या जब भी कोई सब्सटेंस अपना फेज चेंज करेगा, ध्यान रखेंगे, आप लिख रहे हैं यदि कोई सब्सटेंस अपना सर फेज चेंज करेगा तो उस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, केवल हीट लॉस होगी। ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट बट हीट लॉस तो होगी सर। हीट कहां से ली सर? हमारी बॉडी से, तो हमारी बॉडी से हीट ले ली गई है, इसलिए हमें थोड़ी सी कूलनेस फील होती है। तो ध्यान रखेंगे, तो क्या होगा सर? इवोपरेशन रिक्वायर्ड लेटेंट हीट, है ना। इवोपरेशन के लिए क्या चाहिए सर? लेटेंट हीट चाहिए, क्योंकि जो आपका स्वेट है, पसीना है, वो वेपर फॉर्म में चला जाएगा, तो लिक्विड से किस फॉर्म में चला गया? वेपर फॉर्म में। तो लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट है जो हमारे शरीर से ले ली जाएगी। ठीक है बच्चा, तो ये थे आज के फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट एंड टेम्परेचर के 15 क्वेश्चन। दूसरा पार्ट हम लेके आएंगे, इसमें से हम कुछ नए क्वेश्चन ऐड करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।